हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उसमें थोड़ा सा पोर्शन रह गया था आपका रिगार्डिंग एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन। उसके बाद टुडे वी विल टेक दिस चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहले थोड़ा सा पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। बहुत ही जनरल टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है। आपने और भी सब्जेक्ट्स में इसको स्टडी किया होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया होगा। तो इसमें बताया किस टाइप का पॉल्यूशन है और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे अगर एयर पॉल्यूशन की बात की जाए, रिगार्डिंग एयर पॉल्यूशन दे हैव सजेस्टेड वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट द एयर पॉल्यूशन, लाइक द यूज ऑफ इनर्शियल सेपरेटर्स, ठीक है, यूज ऑफ प्रेसिपिटेटर्स, scrubbers, filters. These are the various methods by which air pollution can be reduced. In the similar way, to prevent water pollution, they are suggesting various treatments like primary treatment. अगर primary treatment की बात करें तो इसमें यूज होगा मैकेनिकल प्रोसेस। फिर secondary treatment that is biological process. Then tertiary that is use of biological, physical and chemical processes. ये सारे आपने पढ़े हुए होंगे, आपको आते होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे इसको। आपके इसमें बता भी नहीं रखा ज्यादा डीप में। इसमें एंड में चैप्टर में एक केस स्टडी बताया है, उसको जरूर देख लेना, ऑफ एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी है ये। इंडिया में सबसे ज्यादा जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो एनटीपीसी ही करता है। तो इसमें इसने बताया है, देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है, एक थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है जो मेजरली कोल से प्रोड्यूस होती है। कोटा में भी थर्मल पावर प्लांट है। आप लोग अगर कभी कोटा गए होंगे तो रिवर चंबल के साइड में आपने देखा होगा जो चिमनीज लगी हुई है बड़ी बड़ी, दे आर एक्चुअली ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। तो ऐसे पूरे इंडिया में बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट है। इंडिया में अभी भी जो मेजर सप्लायर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो जो सोर्स है दैट इज ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी अराउंड 50%, दो इट इज नॉट अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। फिर इंडिया में सेकंड मेजर आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये जो डैम्स होते हैं जिनको मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बोला जाता है, ठीक है, इरिगेशन के लिए और भी बहुत सारे पर्पस सॉल्व होते हैं। उसमें एक मेजर पर्पस होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पंडित नेहरू सेड दैट डैम्स दे आर द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। एक अभी जिसके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है और इंडिया जैसे वास्ट नेशन के लिए जो एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया में अभी 5 प्लेसेस पे है न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इंडिया में वर्ल्ड के लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं ऑफ थोरियम। केरल के अंदर जो मोनाजाइट सैंड है उसमें थोरियम डिपॉजिट्स मिलते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थोरियम डिपॉजिट्स हैं इंडिया में। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, यूरेनियम वगैरह यूज होता है टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। 5 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इंडिया में, उनमें से एक राजस्थान में भी है, रावतभाटा में। रावतभाटा कोटा के पास ही है, बट डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट हो जाता है वो, बाकी बिल्कुल कोटा के बिल्कुल पास ही है रावतभाटा। वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और उत्तर प्रदेश में है नौरोरा में, ठीक है, गुजरात में है काकरापार में, कर्नाटक में है कैगा और तमिलनाडु में है कालापक्कम में। जब जापान में सुनामी आई और उसके बाद जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जो उससे नुकसान हुआ और न्यूक्लियर इमिशन हुआ, उसके बाद से गवर्नमेंट थोड़ा सा इसके ऊपर रुक गई है एक तरह से, बट स्टिल गवर्नमेंट के उसमें है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर इंडिया को डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आना है तो उसमें एक ये है, पॉपुलेशन रिड्यूस तो करनी है, वो तो एक मेजर है ही। एक और ये भी है कि इंडिया को जो अभी हम प्राइमरली डिपेंडेंट है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, उससे शिफ्ट होना होगा टू द न्यूक्लियर एनर्जी। तो एनटीपीसी का केस स्टडीज में बताया है आपका, इसमें बहुत अच्छा एनटीपीसी का बताया, एक वर्ड आएगा
आप नोट कर लेना इसको, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस बहुत सारे स्कूल्स रन करते हैं, हॉस्पिटल्स रन करते हैं, चैरिटी वर्क जिसको एक तरह से कहा जाता है। ठीक है, आप अगर इधर अनासागर चौपाटी की तरफ भी देखेंगे तो अजमेर में एक बड़ा सीमेंट प्लांट है, श्री सीमेंट, आप उसके कुछ देखेंगे चैरिटी वर्क वगैरह इस तरह से आप देखेंगे उसने वहां पे करवा रखे हैं, चैरिटी वर्क या कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया कुछ भी इस तरह से। तो ऐसे ही एनटीपीसी ने बहुत अच्छा एक एग्जांपल सेट किया है। जबकि थर्मल पावर प्लांट है तो पॉल्यूशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन उसने इतना अच्छा ग्रीन एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट किया है कि इनफैक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल तो हुआ ही है और आसपास की एयर ज्यादा फ्रेशन अप हो गई है। उसने इतना ज्यादा एम्फेसिस किया ऑन द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, और ये सारा का सारा इसमें थोड़ा आपका केस स्टडी बता रखा है, वो देख लेना आप। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का लास्ट पोर्शन था रिगार्डिंग पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और एक और थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद टुडे वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, आपको पता है व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्यों डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने के ऊपर फोकस किया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद जो चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, वो वाला चैप्टर ड्यू टू ये जो कोविड सिचुएशन है आपके भी हटा दिया है, और एनटीएससी स्टेज 1 में भी देखा जाए तो आरबीएससी वाला ही अभी ट्रेंड चल रहा है कि 9th में तो अभी राजस्थान बोर्ड में भी बिल्कुल सीबीएसई की बुक्स आ गई हैं, 10th में भी नहीं आई है, वो भी जब जैसे ही आता है इनका नोटिफिकेशन तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे, अगर करवाना होगा तो उस टाइम पे देख लेंगे, और अगर नहीं है तो फिलहाल के लिए उसको नहीं ले रहा है। वी विल कवर दिस चैप्टर। तो एक तरह से आपका ये सिविक्स का लास्ट चैप्टर हो जाएगा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक रह जाएगा आपका इसके बाद इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर राइट्स, एक आपका रह जाएगा ज्योग्राफी में लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। फिर जो हिस्ट्री का सेकंड वाला यूनिट है आपका, जिसमें 2 चैप्टर्स थे, एक तरह से ये मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्क लाइफ एंड लेजर उन्होंने पहले ही हटा दिया है। तो इसमें इंटरनल चॉइस आती थी और स्टेज 2 एनटीएससी का पार्ट तो रहेंगे। अभी आपके पीरियोडिक असेसमेंट के लिए है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं है, तो हम इनको भी कवर करेंगे क्योंकि आपके जो स्कूल्स के इंटरनल एग्जाम्स होंगे उसमें इसका पीरियोडिक असेसमेंट होगा, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड थोड़ा लेंथी भी है। हम इनको कवर करने के बाद एनटीएससी का जैसा रहता है प्रोबेबली जनवरी में हो सकते हैं, क्योंकि नवंबर में अभी तक होने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो 1-2 मंथ्स आगे जाने का इसमें है, और फिर कैसे ये सिलेबस डिसाइड करते हैं, वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बताने की नीड नहीं है, पीपल्स रूल पीपल्स पावर, डेमोस एंड क्रेटिस 2 वर्ड से ये मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब्राहम लिंकन की सबसे फेमस डेफिनेशन है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसमें देखो बच्चों आगे क्या बताया, फीचर्स। अगर डेमोक्रेसी की बात करें, फीचर्स क्या क्या है इसके। डेमोक्रेसी प्रोमोट्स इक्वलिटी अमंग द सिटीजन्स। जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट ही है हमारा, लास्ट ईयर आपने चैप्टर पढ़ा है डेमोक्रेटिक राइट्स, उसमें जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर राइट टू इक्वलिटी को हमने कवर किया अच्छे से, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। कौन कौन सा था बच्चों, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। इसमें जो आर्टिकल 15 था, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स, ये बहुत बड़ा फीचर है डेमोक्रेसी। बहुत सारे नेशंस जहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी या नहीं है, वहां पे आप देख सकते हैं कि लोगों में अपने ही कंट्री के सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि श्रीलंका में भी तो डेमोक्रेसी थी या है अभी भी, लेकिन जब वहां पे मेजोरिटेरियन मेजर्स अडॉप्ट किए गए तो उसका रिजल्ट भी सामने आया, कंडीशन डेवलप हुई श्रीलंका में ऑफ दैट ऑफ सिविल वॉर। तो डेमोक्रेसी का सबसे मेन है क्या डेवलप करता है, इक्वलिटी। डेमोक्रेसी इससे एसोसिएटेड अभी आगे एक और वर्ड आएगा, मेन थिंग है ये क्या प्रोवाइड करती है, पॉलिटिकल इक्वलिटी तो 100%। ध्यान से सुन लेना, पॉलिटिकल इक्वलिटी
डेमोक्रेसी में इट हैज बीन अचीव्ड 100%, पूरा 100% ये सक्सेसफुल है एज फार एज पॉलिटिकल इक्वलिटी इज कंसर्न। अब पॉलिटिकल इक्वलिटी का क्या मतलब हुआ बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि सबको वोटिंग राइट्स है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, न जेंडर के बेसिस पे, न कास्ट के बेसिस पे, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो अगर हम पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करें तो डेमोक्रेसी ने यह टारगेट फुली अचीव किया है। सोशल इक्वलिटी भी हमने एस्टेब्लिश की है एटलीस्ट इन थ्योरी, और ग्राउंड रियलिटी भी अब होती जा रही है, बट थियोरेटिकली तो पूरी तरह से है। जैसे आपका आर्टिकल 15 हुआ, नो डिस्क्रिमिनेशन, या आर्टिकल 17 आपको ध्यान होगा दैट अनटचेबिलिटी वाज अबॉलिश्ड। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। डिग्निटी कैसे? वही आर्टिकल जो 17 था, अनटचेबिलिटी वाज अबॉलिश्ड। हिंदू मतलब आपको पता है इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड थी 4 कास्ट में एक तरह से, तो जो शूद्र थे उनके साथ बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया, उसको रिमूव किया गया। नाउ प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी सॉर्ट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अब वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। यहां पे अपन वुमेन की भी बात कर सकते हैं। रिजर्वेशन भी दिया गया वुमेन को, जॉब्स में दिया गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दिया गया है, पार्लियामेंट में हमने डिस्कस किया था, अभी तक पेंडिंग है, बट लोकल गवर्नमेंट में 50% रिजर्वेशन दिया गया है। जबकि हमारी सोसाइटी जेंडर रिलीजन कास्ट में हमने देखा था 40S1 वालों के लिए लेक्चर आया था, 40S2 और 3 में भी इसको हटा दिया, क्योंकि जब सिलेबस आया तो 40S2 और 3 में मतलब ये जेंडर रिलीजन कास्ट अभी आपका हटा दिया था, तो इसलिए 40S2 और 3 में यह लेक्चर नहीं आया था। बाकी 40S1 वाले बच्चों ने देखा होगा कि वुमेन इंडियन सोसाइटी कैसी रही है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। डेमोक्रेसी की वजह से ही इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स। वरना इससे पहले अगर हम देखें जब मोनार्कीज हुआ करती थी तो इंडिया में बहुत कम एग्जाम्पल है ऑफ वुमेन रूलर्स। एक रजिया सुल्तान आपने पढ़ा होगा, आप लोगों को ध्यान होगा ऑफ रजिया सुल्तान, जब डायनेस्टिक रूल थे इंडिया में, दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर इफ यू पीपल रिमेंबर 7th क्लास में आया था आपके। तो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन 1236 to 1240 रजिया सुल्तान शी बिकेम द एम्परर ऑफ इंडिया। मुस्लिम रूल होते हुए बहुत बड़ी बात थी, बट सिर्फ 4 इयर्स के लिए। तो उनके बारे में हिस्टोरियंस ने कहा सारी क्वालिटीज में शी वॉज बेटर, फार बेटर देन हर ब्रदर्स, फार मोर कॉम्पिटेंट देन हर ब्रदर्स। बस एक ही बात थी दैट शी वॉज फीमेल। तो ऐसे रानी लक्ष्मीबाई का भी एग्जाम्पल है, आपको ध्यान होगा एक रानी दीदा का आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कश्मीर में इस तरह से कुछ एक जगह हुई फीमेल रूलर्स, बट वो सिर्फ एक तरह से एक्सेप्शंस हैं। तो डिग्निटी खासकर अगर हम मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इनकी बात की जाए, मार्जिनलाइज समझ गए ना, कि जैसे लोअर कास्ट वाले हो गए या एक तरह से जो वुमेन, तो एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजंस, फ्रीडम, और क्या हो गई एक तरह से फ्रीडम। सेकंड फंडामेंटल राइट हमारा कौन सा है? राइट टू फ्रीडम। हमने रॉलेट एक्ट डिस्कस किया था व्हाइल डिस्कसिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो उसमें हमने पढ़ा था ये सब पहले नहीं था। और अभी भी जो कंट्रीज जहां पे आर्मी रूल है या जहां पे एक तरह से अगेन मोनार्की टाइप का सिस्टम है, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, तो वहां पे ये राइट टू फ्रीडम अभी भी नहीं है। फिर आ जाता है इंप्रूव्स, improves the quality of decision making, improves the quality of decision making। इतनी सारी पार्टीज हैं, इतने सारे साइड्स होते हैं कनेक्टेड कोई भी डिसीजन से, कि अच्छा खासा डिस्कशन होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोला जाता है
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन में कि 2 years 11 months एंड 18 days का टाइम लगा फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने वर्ल्ड के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को रेफर किया और उनके जो बेस्ट पॉइंट्स थे वो इंक्लूड किए इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। तो ऐसे ही जब डेमोक्रेसी में भी कोई डिसीजन होता है तो काफी सारा डिस्कशन होता है उसके ऊपर, और इसीलिए डेफिनेटली यू कैन से दैट इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। दो इन अ सेंस एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि बहुत ज्यादा अगर डिस्कशन होगा तो इट विल रिजल्ट इन डिलेड डिसीजन मेकिंग। इससे डिसीजन मेकिंग कैसी हो जाएगी, डिलेड हो जाएगी। और लास्ट ईयर अच्छे से आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है ऑफ दैट ऑफ जयपुर मेट्रो कि किस तरह से प्रोजेक्ट डिले होते रहते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं। बट अगर हम मेरिट्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है डेमोक्रेसी के लिए कि दैट इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स अ रूम टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। समझ गए बच्चों? यहां पे अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड स्पेशली एक मेजोरिटी ग्रुप है एक माइनॉरिटी ग्रुप है ऑन एनी बेसिस, तो ऐसा नहीं है कि विल पावर के मेजोरिटी ग्रुप का नंबर ज्यादा है तो जैसा वो बोलेंगे वैसा होगा, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फीचर है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी। अगेन लास्ट ईयर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आपने पढ़ा है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी हमारे यहाँ पे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अभी जो राम मंदिर का इशू सॉल्व हुआ, तो ये इशू एक तरफ हिंदू कम्युनिटी थी एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी, और जबकि हिंदूज का नंबर काफी ज्यादा है कंट्री में एज कंपेयर टू द मुस्लिम्स। पास्ट में कम्युनल रॉइट्स भी हुए इस बात को लेके, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली जो डिसीजन आया वो किसके थ्रू आया, कोर्ट के थ्रू आया। ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द लीडर्स हिंदू हैं तो उन्होंने पार्लियामेंट में लॉ पास कर दिया कि हमें तो मंदिर ही बनवाना है। बहुत साल तक कोर्ट में केस चला है, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 मंथ्स ही हुए हैं, तो आप लोगों ने न्यूज में भी इसको फॉलो किया होगा। केस बहुत सालों तक चला इन द कोर्ट, बहुत सारे फैक्ट्स को कंसीडर किया गया एंड देन द डिसीजन वाज टेकन। श्रीलंका की तरह नहीं हुआ कि मेजोरिटेरियन मेजर्स ले लिए टू अपीज द मेजोरिटी कम्युनिटी, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फीचर है इट प्रोवाइड्स अ रूम टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई भी अगर डिस्प्यूट्स हैं, और स्पेशली ऐसे डिस्प्यूट्स ऑफ द टाइप जहां पे एक तरफ मेजोरिटी कम्युनिटी है और दूसरी तरफ माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक कंप्लेंट नहीं रहती डेमोक्रेसी के अंदर कि आवर वॉइस वाज सप्रेस्ड, हमारी आवाज को दबा दिया गया, ऐसा कंप्लेंट नहीं रहेगा, क्योंकि डिसीजन कहां से आता है, कोर्ट के थ्रू। इसके बाद एक और बहुत बड़ा जो डेमोक्रेसी का फीचर है दैट इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। समझ गए होंगे आप लोग कि अगर आपको लगता है कि आपने गलत रूल इलेक्ट कर लिया है तो नथिंग टू बी वरीड अबाउट, मतलब ऐसा नहीं कि नथिंग टू बी वरीड अबाउट, बट डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस अगेन, आपको फिर से चांस मिलेगा, ठीक है। और इंडिया में तो अलग अलग टाइप के इलेक्शंस होते रहते हैं, जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो एक बार तो होंगे लोकसभा इलेक्शंस, फिर कौन से हो जाएंगे, विधानसभा इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर आपको लगता है कि आपने गलत रूलर को इलेक्ट कर लिया है तो एट रेगुलर इंटरवल्स आपको फिर से चांस मिलता है कि आप अपनी मिस्टेक को, अगर आपको लगता है इफ यू हैव कमिटेड एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक, तो आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए ये सारे मेन फीचर्स हैं, आउटकम्स हैं ऑफ डेमोक्रेसी। Now see, democracy produces an accountable and representative form of government. समझते हो ना? Representative type of democracy हमारी. We elect the representatives and then they take decisions on our behalf. अब आप बहुत सारे डिसीजंस के लिए बोल सकते हैं कि हम ने वोट भी किया है, इनको ये इलेक्ट भी हो गया है, लेकिन जो इनके डिसीजंस थे वो हम उससे एग्री नहीं कर सकते, हम एग्री नहीं कर रहे।
बट अगेन जब फिर इलेक्शंस का टाइम आएगा तो जो भी डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, देखो ये अपन आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, आपको हो सकता है ये थिंग्स इंडिया में इतनी नहीं दिखाई देंगी क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉपर डिबेट्स नहीं होती, लिटरेसी लेवल कम है, और लिटरेसी है भी तो क्राइटेरिया आपको पता ही है लिटरेसी का बहुत कम है। तो अगर इन इश्यूज पे बात करनी है, जैसे जीएसटी का इशू हो गया, आर्टिकल 370 का इशू हो गया, तो वोटर्स को खुद बहुत ज्यादा लिटरेट होना पड़ेगा। कहने के लिए इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट इन द सेंस एक तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है किसी डेमोक्रेटिक नेशन के अकॉर्डिंग हिसाब से, और जब से डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ सिंस इंडिपेंडेंस, हमेशा इलेक्टेड लीडर्स के हाथ में पावर रही है और सारे डिसीजंस भी उन्होंने ही लिए हैं। ठीक है, आर्मी रूल वगैरह हमारे यहाँ पे नहीं आया, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि ये कई जगह पे फेल हुई है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि वोटर्स खुद इतने लिटरेट नहीं है। वोटर्स को लिटरेट होना पड़ेगा, और जब वो इश्यूज पे बात करना चाहेंगे तो लीडर्स के लिए भी ये कंपलसरी हो जाएगा दैट दे टॉक ऑन द रियल इश्यूज। ठीक है, तो अकाउंटेबल यानी रिप्रेजेंटेटिव, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एंड अकाउंटेबल मींस इसमें ये भी आप कह सकते हैं कि जैसे अगर शाहजहां ने ताजमहल बना लिया, तो ताजमहल बनाया तो एक्चुअली तो पैसा किसका था? द मनी वॉज ऑफ द टैक्स पेयर्स। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चाहे तो अपने लिए कुछ भी कैसे भी लग्जरी लाइफ कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस भी है, रेजिडेंस भी है, तो वो कंसर्न पर्सन का तब तक ही है जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटे तो वो खाली करना पड़ेगा, वेकेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है उसको पूरा का पूरा अकाउंट एक तरह से देना होता है। अब आप बोलोगे हमारे पास तो आता नहीं है, तो आपको पता है पार्लियामेंट में जैसे गवर्नमेंट जब चलती है तो मिनिस्टर्स होते हैं, बिसाइड्स दैट बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज भी होती है। ऐसी एक पार्लियामेंट्री कमिटी है कैट, लिख लेता हूं उसकी फुल फॉर्म, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ऑडिटर वर्ड से आपको शायद कुछ क्लिक हुआ होगा कि एक तरह से ऑडिट, तो यानी सरकार यानी गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रही है उसको उसका पूरा का पूरा अकाउंट इस कैग को देना होता है। और सबसे मेन थिंग यह है कि जो पार्लियामेंट की बहुत सारी कमिटीज हैं, वेरियस कमिटीज, इसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी के मेंबर्स नहीं होते हैं, इसमें अपोजिशन के भी मेंबर होते हैं। तो ऐसा नहीं आप कह सकते कि ये बिल्कुल उसी टोन में बात करेंगे जैसा इनको रूलिंग पार्टी कहने के लिए कहेगी। अगर कुछ गलत हुआ है तो वो डेफिनेटली पब्लिक के सामने आ ही जाएगा। तो अकाउंटेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट रन करते हैं। फिर आ जाएगा आपका रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल यानी कि जो भी होगा गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अभी हमारा चाइना के साथ कुछ इश्यू चल रहा है, तो अगर हमारी लैंड को चाइना एक्वायर करने का ट्राई करता है या ऐसा कुछ करता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? आवर गवर्नमेंट, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट करके पावर दी है कि वो जो चाहे कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और लेजिटिमेट, समझ लेना वर्ड, लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल। देखो समझो इस बात को, मोनार्की में या डिक्टेटरशिप में रूलर्स देवर इम्पोज्ड। ठीक है, रूलर्स को क्या किया जाता है? इम्पोज किया जाता है, यानी पब्लिक के ऊपर थोपा जाता है। यानी राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। रूलर अच्छा है या बुरा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो एक बिल्कुल अलग पॉइंट है डिस्कशन का, कि आप अशोक को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे रूलर्स के साथ, अकबर को कंपेयर कर सकते हैं औरंगजेब के साथ। तो रूलर अच्छा है या बुरा है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। मेन पॉइंट जो है यहाँ पे डिस्कशन का वो ये है कि अगर पब्लिक से पूछे बिना उनके ऊपर रूलर इंपोज किया जा रहा है तो बेसिकली पब्लिक को कैसे ट्रीट किया जा रहा है? दे आर बीइंग ट्रीटेड एज स्लेव्स। फिर से बता देता हूं, अगर हमसे पूछे बिना
हमारे ऊपर रूलर को इम्पोज किया जाता है। रूलर अच्छा है या बुरा है ये बिल्कुल अलग बात है, बट हमसे पूछे बिना रूलर को इम्पोज किया जा रहा है तो बेसिकली हमको कैसे ट्रीट किया जा रहा है? वी आर बीइंग ट्रीटेड एज स्लेव्स। डेमोक्रेसी को इसलिए लीगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला गया है क्योंकि इसमें पब्लिक से पूछ के रूलर को इलेक्ट किया जाता है। रूलर्स दे आर इलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड। किसी ने ऐसे सिलेक्शन नहीं किया कि इसको रूलर बना दो। रूलर्स का क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। तो ये डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। अकाउंटेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। यहां पे बच्चों अगर डेमोक्रेसी लैग भी करती है, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी हर बात में डिक्टेटरशिप्स के कंपैरिजन में बेटर है। डेमोक्रेसी लैग भी करती है एज फार एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न। इट हैज बीन ऑब्जर्व कि जो डेमोक्रेटिक रेजिम्स हैं, जैसे इसमें आपके टेबल्स बता रखी है, आप उनको देखना कि जैसे डेमोक्रेटिक रेजिम्स की जो इकोनॉमिक ग्रोथ बता रखी है एक तरह से वो बता रखी है 3.95 और जो डिक्टेटरशिप्स हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बता रखी है 4.42। तो यहां पे डेमोक्रेसी लैग भी कर रही है और ये एक हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिया और चाइना के केस में भी। चाइना अगर पूरी तरह से डिक्टेटरशिप नहीं भी है तो भी वन पार्टी सिस्टम तो है ही कि अल्टीमेटली वहां पे, और आपको पता भी है कि चाइना की कोई न्यूज बाहर भी नहीं आ पाती, यानी वो अपने सिटीजन्स को पूरी तरह से कंट्रोल करके रख रहे हैं। तो जैसा अभी हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के केस में देखा था कि 50s की बात करें, 60s की बात करें तो इंडिया और चाइना आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में सेम लेवल पे थे। अभी इंडिया 72.2 मिलियन टन में और चाइना 683, यानी चाइना क्या हो चुका है 10 टाइम्स। और ये सिर्फ एक कंपैरिजन है, इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि होगा क्या, डिक्टेटरशिप्स में जो डिसीजन लेना है वो ले लिया, डिलेड डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। एंड प्लस इट इज सेड कि अगर कोई डिसीजन लिया है वो ऐसा लगता है कि गलत भी है, बट स्टिल पीपल आर स्टिक टू इट। वो हार्ड वर्क करते हैं तो वो गलत डिसीजन भी एक दिन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेटली एक फीचर है जहां पे डेमोक्रेसी लैग करती है। बट बच्चों इसमें एक और बात है, ये आपके इसमें वैसे नहीं दे रखा, बट आप इसको ऐसा पॉइंट दे सकते हैं कि वर्ल्ड के जो मोस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दे ऑल आर डेमोक्रेटिक नेशंस। यहां पे ये भी बात है कि वर्ल्ड के जो मोस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं दे ऑल आर डेमोक्रेटिक नेशंस। यहां पे बच्चों अपन डेवलप बात करें इकोनॉमिक सेंस में, वैसे तो अपन एक डेवलपमेंट चैप्टर भी पढ़ा था, उसमें हमने बिल्कुल एक ब्रॉडर व्यू लिया था हमने। यहां पे अपन डेवलपमेंट बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सेंस में। तो ये जो इकोनॉमिक जो रिच नेशंस हैं, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नेशंस हैं, तो ये बात भी है दे ऑल आर डेमोक्रेटिक। और अमेरिका में भी ऐसा होता है कि 4 इयर्स में इलेक्शन होते हैं, और नहीं तो भी अगर 4 इयर्स में नहीं भी तो भी 8 इयर्स में तो वहां पे पार्टी चेंज हो ही जाती है। कभी डेमोक्रेट्स होते हैं और कभी वहां पे कौन होते हैं, रिपब्लिकन्स। तो अगेन यहाँ पे ये भी बात है जो भी हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे यहाँ पे इंडिया में डेमोक्रेसी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन शायद ये भी है, प्रोबेबली, दैट वोटर्स दे आर नॉट लिटरेट, पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर एक फैक्टर आप कंसीडर कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ प्लस इकोनॉमिक इक्वलिटी भी होनी चाहिए। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल इक्वलिटी तो पूरी तरह से अचीव कर लिया डेमोक्रेसी ने, इक्वल वोटिंग राइट होते ही। और जैसे हमने देखा ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह हुए, इसमें सबसे पहले बात ही किसकी की गई थी, पॉलिटिकल इक्वलिटी की। एवरीवन इंक्लूडिंग वुमेन एंड पीपल ऑफ ऑल द स्टेट्स, ये सारे के सारे इनको वोट्स मिलने चाहिए, एंड दैट वैल्यू ऑफ देयर वोट शुड बी कंसिडर्ड इक्वल। इकोनॉमिक इक्वलिटी की अगर बात करें तो इसमें कुछ जैसे एग्जांपल बताया इन्होंने, जैसे साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसमें दे आर सेइंग कि जो टॉप 20% पीपल है, रिच 20%, ये ले जाते हैं, इनके पास कंट्री की टोटल वेल्थ का 60%। जो 20% है इनके पास कंट्री की टोटल वेल्थ का कितना है, 60%। और जो बॉटम 20% है इनके पास अराउंड कितना है, 3%। जो बॉटम 20% पे है
इनके पास कंट्री की टोटल वेल्थ का कितना, अराउंड 3%। कंडीशंस बेटर हैं डेनमार्क, नॉर्वे जैसे नेशंस में, आपको बताया था, जो एचडीआई रैंकिंग में टॉप करते हैं। इंडिया में तो ये कंडीशन और वर्स्ट होगा। आपको पता है इंडिया में पॉवर्टी का क्राइटेरिया रूरल एरियाज में 816 रुपीज पर पर्सन पर मंथ, एंड अर्बन एरियाज में, लास्ट ईयर पढ़ा था आपने पॉवर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर में, अर्बन एरियाज में 1000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ। तो यानी एक तरह से एवरेज कितना हो गया, 30 रुपीज पर डे। तो भी 22% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, ठीक है, अगर हम सेंसस के हिसाब से देखें तो 27-28 करोड़ पीपल, इससे भी ज्यादा, दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, बट वो दिन के 30 रुपए भी अर्न नहीं कर रहे हैं। और वहीं मुकेश अंबानी भी है, एट प्रेजेंट ही इज 4th और 5th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये है इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो डेमोक्रेसी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं कही जाएगी, इसका पर्पस पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगा जब तक हम इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं अचीव कर लेते। ग्रोथ तो है ही, ग्रोथ होनी चाहिए, उससे भी ज्यादा फैक्टर है इक्वलिटी, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इक्वल से मतलब ये नहीं कि सबको बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर, बट एक मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग, रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग, जिसमें फूड, क्लोथ और शेल्टर तो आएगा ही आएगा, प्लस हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। दो डेमोक्रेसी में इसकी ट्रायल होती है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, सारे के सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, बीट भी महानरेगा, राइट टू वर्क है एक तरह से रूरल एरियाज के लिए। अभी रिसेंटली फ्यू डेज बैक गवर्नमेंट ने एमएसपी, पता है ना आपको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज कर दिया है 50% तक ऑन वेरियस कमोडिटीज। एमएसपी दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज किया है अप टू 50% ऑन वेरियस फूड कमोडिटीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स। तो डेमोक्रेसी में ट्राई होती है डेफिनेटली। कांग्रेस का आपको याद है एक स्लोगन भी था, गरीबी हटाओ, एक तरह से, तो कि भाई इकोनॉमिक इक्वलिटी अचीव की जाए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम से कम होनी चाहिए, इसको रिमूव किया जाए। डेमोक्रेसी का एक और बहुत बड़ा फीचर है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डायवर्सिटी, ठीक है। डेमोक्रेसी रूल ऑफ मेजॉरिटी है, बट इट डज नॉट मीन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ मेजॉरिटी बट इट डज नॉट मीन द रूल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी। ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी का मतलब यह है कि कोई बात है, इलेक्शंस है या कोई टॉपिक है इस तरह से, तो जिसको ज्यादा वोट्स मिले वो थिंग रहेगी, बट ऐसा नहीं है। रूल ऑफ मेजॉरिटी का मतलब रूल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, समझे बच्चों। इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रेसिडेंट रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ पे हर रिलीजन के लोग हैं और अच्छे खासे नंबर्स में। इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, जबकि एक नेशन बना इंडिया से अलग होके, वो रिलीजियस बेसिस पे था, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा ही मुस्लिम पॉपुलेशन है, या बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे है। सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में है और मुस्लिम्स यहाँ पे माइनॉरिटी में है, बट स्टिल यू विल फाइंड मुस्लिम्स ऑन वेरी हाई पोस्ट इन द कंट्री। बहुत हाई पोस्ट पे आपको कौन दिखेंगे यहाँ पे, मुस्लिम कम्युनिटी के। हालांकि हमने पढ़ा था मार्जिनलाइजेशन में 8th क्लास के अंदर, आपने देखा होगा लिटरेसी रेट वगैरह कम है, बट स्टिल इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद सिख कम्युनिटी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ज्ञानी जैल सिंह ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। बहुत अच्छी जगहों पे है पर्सन्स ऑफ द सिख कम्युनिटी। क्रिश्चियंस ऑल्सो, उनको भी बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिली हुई है सोसाइटी में। तो ये डेमोक्रेसी का बहुत ब्यूटीफुल फीचर है, दैट इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। और ये उससे रिलेटेड है एक तरह से विच वी डिस्कस
कि यहां पे डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ रूम टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो बच्चों बिल्कुल थोड़ा सा ये रह गया है इस टॉपिक में। वी विल टेक इन आवर नेक्स्ट क्लास एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।